नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास नागमणि का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। आज से पहले कुमार को जब किसी औरत का सपना आया था, वह औरत हमेशा ऐसी होती थी जिसका याद रहने योग्य कोई चेहरा नहीं होता था। जिस औरत का कोई चेहरा न हो, उस औरत की कोई पहचान नहीं होती। जिस औरत की कोई पहचान न हो, उस औरत की कभी तलाश नहीं होती। और जिस औरत की कोई तलाश न हो, उसके लिए दिल में कोई दर्द नहीं होता। कुमार को इस तरह की कोई बेसिर पैर का सपना हमेशा तभी आता था जब उसके अंदर जिस्म की भूख जागती थी। और यह भूख कुमार के जिस्म में कभी कभार ही जागती थी। इसलिए जब कभी भी कुमार को यह सपना आता था, बाद में इसकी याद कुमार को भूल जाती थी। पर आज रात में कुमार को जो सपना आया, उसकी याद कुमार को साल रही थी। इस सपने में उसने औरत का चेहरा देखा था, चेहरे को पहचाना था, और उसे डर था कि कहीं यह पहचान उसकी तलाश न बन जाए। तलाश हमेशा रिश्ते बांधती है, और वह अपनी कला के सिवा किसी चीज से कोई रिश्ता नहीं बांधना चाहता था। रात अपने आखिरी पहर पर कजरा आई थी। कुमार ने पहले छत की बत्ती जलाई, फिर रोशनी की सैकड़ों धाराओं से घबराकर उसने बत्ती बुझा दी। वह एकाग्र होना चाहता था, एक मन होना चाहता था। उसने अपनी मेज की बत्ती जलाई, और चाहे उसने मेज पर अभी कोई काम नहीं करना था, पर मेज की बत्ती की रोशनी उसे अच्छी लगी। पीतल के एक छोटे से ढक्कन की आड़ रोशनी के बिखरने से बचाकर एक स्थान पर केंद्रित कर रही थी। कितनी साधारण सी बात है, मैं यूं ही घबरा रहा था। मन के विचारों को भी एक जगह केंद्रित करने के लिए एक छोटे से ढक्कन की जरूरत होती है, एक छोटी सी आड़ की जरूरत होती है। और कुमार के मन में एकदम यह ख्याल आया कि कला ही रोशनी है और कला ही उसकी आड़ है। कुमार ने अपने लिए चाय का एक प्याला बनाया और अपनी कुर्सी पर बैठकर वक्त से पहले ही काम करना शुरू कर दिया। सूरज की पहली किरण निकलते ही कुमार को अलका का ख्याल आया, शायद इसलिए कि ज्यों ज्यों दिन चढ़ रहा था, अलका के आने का समय हो रहा था। मेरा ख्याल है कि मेरे जिस्म में फिर से कोई भूख जग रही है। मुझे औरत का सपना इस भूख के बिना नहीं आ सकता। और कुमार ने सोचा कि वह कुछ दिनों के लिए अपना स्टूडियो बंद करके किसी शहर में चला जाए। 10 दिन शहर में रहकर अपनी इस भूख को मिटा आए, फिर लौटकर अपने काम में उसी तरह डूब सकेगा जिस तरह वह पिछले कई महीनों से डूबा हुआ था। कुमार की यह जमीन, उसका स्टूडियो कांगड़ा वादी में पपरौला स्टेशन से करीब 1.5 मील के फासले पर था। कुमार अपने कागज और कपड़े लत्ते संभाल रहा था कि अलका ने दरवाजा खटखटाया। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ। पठानकोट या अमृतसर? शायद पठानकोट। तुम इतने दिन यहाँ के लिए रहना चाहोगी या अमृतसर जाना चाहोगी अपने पिताजी के पास? मैं यहीं रहूँगी। मुझे शायद ज़्यादा दिन लग जाए। तो ठीक है, शहर से कुछ लाना हो तो बता दो। अपने रंग और कागज देख लीजिए, कम हो तो लेते आइएगा। अभी पीछे मंगवाए थे, कम से कम 6 महीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे काफ़ी काम समझा जाइए, पीछे करती रहूँगी। जितनी भी मेहनत करोगी कम ही है। कुमार अलका से बातें भी कर रहा था और सूटकेस में कपड़े भी संभाल रहा था। मैं तहा दूँ कपड़े ठीक से, नहीं तो सारे सूटकेस में नहीं आएंगे। अच्छा, तुम ये कपड़े तहाओ, तब तक मैं अपनी पैंट ले आऊँ, कल प्रेस को लिए दी थी। इसमें कुछ मैले कपड़े भी पड़े हुए हैं, इन्हें धो डालूं, 2 घंटे में सूख जाएंगे। अरे रहने दो, मैं शहर में धुलवा लूँगा। पर गाड़ी तो दोपहर में छूटेगी ना, अभी तो काफ़ी देर है। अच्छा धो डालो, पर तुम खुद क्यों धो रही हो? अभी हरिया आएगा, उससे धुलवा देना। अलका ने कोई जवाब नहीं दिया। कुमार पैंट लेने के लिए चल दिया। धोबी पैसे का आसपास का कोई आदमी नहीं था। कुमार ने बैजनाथ को जाती सड़क पर चाय की दुकान वाले पहाड़ियों को शहर से लोहे की प्रेस लाकर ले दे दी थी। वही समय असमय कुमार के कपड़े धोकर उन पर प्रेस कर दिया करता था। कल जब कुमार ने वहां अपनी पैंट दी थी तो उसे शहर जाने का ख्याल तक न था।
अब जब पैंट लेने के लिए गया तो पैंट धुल चुकी थी, पर उसी तरह सलवटों सहित पड़ी हुई थी। कोयले हवाते हवाते और प्रेस गर्म करते हुए कुछ देर हो गई, इसलिए कुमार जब पैंट लेकर वापस आया तो अलका ने उसके मैले कपड़े धोकर सूखने पकड़ा दिए थे। हरिया नहीं आया? आया था, घड़ा लेने गया है फरकने। कुमार को रात के अंधेरे में शहर की आकस्मिक तैयारी जितनी स्वाभाविक लगी थी, दिन के उजाले में उतनी ही अस्वाभाविक लग रही थी। हाथ की पैंट अलका को देते हुए उसे ख्याल आया कि अलका उसकी इस तैयारी के बारे में कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रही, और उसने चाहा कि अलका कुछ पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, सिर्फ इतना ही कह दे कि पीछे गांव में इतने दिन अकेले रहते उसे डर लगता है। चाहे कुमार के स्टूडियो में पहले भी नहीं रहती थी, उसने आधा मील के फासले पर एक घर में उसके लिए चौबारा किराए पर ले रखा था। फिर भी उसे कुमार की उपस्थिति का सहारा था, और कुमार के मन में आया कि अगर अलका अकेली रहने की बात चला दे तो वह एक दो बार उसे समझाकर अपना शहर जाना स्थगित कर देगा। शहर जाने के लिए उसके दिल में कोई उमंग नहीं थी, किसी तरह की जिस्मानी भूख उसमें नहीं जगी हुई थी, और अलका जैसे जैसे सूटकेस तैयार करती जा रही थी उसे लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती शहर भेजा जा रहा हो। तुम पीछे से डरोगी नहीं? कुमार ने खुद ही कुछ देर बाद पूछा। डर? मुझे? मुझे काहे का डर है? अलका ने जवाब दिया, और सूटकेस को बंद करके चाबी कुमार को दे दी। चाबी पकड़ाते हुए अलका ने 100-100 रुपए के 2 नोट भी कुमार को दिए। ये क्या है? 2 महीने के रुपए आप एक साथ ले लीजिए, शहर में ज़रूरत होगी। मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, खर्च भर के लिए है मेरे पास। सूटकेस में बैंक की पासबुक रखते हुए मैंने पासबुक देखी थी, सिर्फ 100 रुपये हैं आपके बैंक में। इतने ही काफ़ी हैं, जाने का किराया तो है ही, वापसी में बैंक से 100 रुपये निकाल लूँगा। पर वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, 10 दिन भी रहे तो 20 रुपये रोज के हिसाब से। अलका! कुमार के माथे पे पसीने की बूंद बह आई। उसे लगा कि अलका की मोटी मोटी और चुपचाप आंखें पारदर्शनी हैं। उन्होंने कुमार के मन में रेंगते सारे ख्यालों को देख लिया था। उसे अलका की आंखों पर भी गुस्सा आया, पर ज़्यादा गुस्सा उसे अपने ख्यालों पर आया, जो केचुए की तरह उसके मन में रेंग रहे थे। केचुए की तरह जो किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ते, पर उनकी सुस्तई चाल से चिढ़ाती है। कुमार को खुद ही अपने ख्यालों से चिढ़ाने लगी। किसी भी केचुए को अगर तिनका छुआ दे तो कुछ देर के लिए इस तरह निर्जीव हो जाता है जैसे कभी उसमें कंपन न आया हो और वह शुरू से ही एक रस्सी का टुकड़ा हो। कुमार को भी लगा कि उसके मन में डर का जो केचुआ रेंग रहा था, अलका के छूने से रस्सी का टुकड़ा बन गया था। अगर तुमने यही सोचा कि मैं शहर इसलिए जा रहा हूँ तो नहीं जाता। कुमार ने मन में छुपे हुए डर को रस्सी के टुकड़े की तरह हाथ में लेकर कहा। हमने इकरार किया था कि हम कभी व्यक्तिगत बातें नहीं करेंगे। मैं उस इकरार पर कायम हूँ, अलका ने कहा। उसने शहर जाने या न जाने की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुमार मिनट भर को चुप रहा, पर वह चुप्पी बोलने से भी अधिक पैनी थी। बोलने से चाहे व्यक्तिगत बातें न करने का इकरार टूटता था, पर कुमार को लगा कि इस चुप्पी से तो बोलना आसान था। पर तुमने खुद ही तो बात छेड़ी थी। मैंने सिर्फ रुपए दिए थे, बात नहीं छेड़ी थी। पर वह बात तुम्हारे मन में थी, वह तुम्हें भूली नहीं थी। मैंने कोई बात भुलाने का इकरार नहीं किया था, सिर्फ चुप रहने का इकरार किया था। पर वह बात याद रखने का तुम्हें कोई हक नहीं। अपनी याद पर सबका हक होता है। पर अलका, आखिर तुम उस बात को याद क्यों रखना चाहती हो? इस क्यों के सवाल में मत पड़िए, इसका अंत कहीं नहीं होगा। अच्छा हो अगर हम अपने उसी पहले इकरार पर कायम रहें कि हम कभी व्यक्तिगत बातें नहीं करेंगे। कुमार ने चुप रहने का जो इकरार अलका से चाह कर लिया था, वही इकरार कुमार को लगा एक ऐसा अंधेरा था जिसमें हर चीज डरावनी लगती है। कुमार किसी चीज से डरना नहीं चाहता था, इसलिए उसे लगा कि इस इकरार ने एक अनचाहा अंधेरा भरकर बड़ी मासूम बातों को भी भयानक बना दिया था। सारी बातों को उनकी मासूमियत में देखने के लिए कुमार ने सोचा कि वो अलका के साथ चुप न रहकर बातें करेगा। आखिर अलका एक सुलझी हुई लड़की थी। या मेरे पास बैठ जाओ अलका। जी, सच बताओ, मुझसे डर लगता है। बात उलझा कर मत पूछिए। मत पूछिए? उलझा कर? आप जानते हैं कि मुझे आपसे डर नहीं लगता।
डर वास्तव में किसी को भी किसी से नहीं लगता। डर हमेशा इंसान को अपने से लगता है। तुम्हारा मतलब है मुझे खुद से डर लगता है? जी। अलका। जी। तुम मुझ पर यह इल्ज़ाम किस तरह लगा सकती हो? मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ एक बात कही है, पर यह गलत है। अगर गलत है तो आप अचानक शहर किस लिए जा रहे हैं? शहर जाने के लिए मुझे कई काम हो सकते हैं। आप जानते हैं कि आपको कोई काम नहीं है। चलो मान लिया कोई काम नहीं। शायद यही काम हो कि मैं अपनी जिस्मानी भूख बुझाने के लिए शहर जा रहा हूँ। पर यह भी तो एक काम ही है ना। इस काम के लिए शहर जाने की क्या जरूरत है? पर यहाँ कुमार के गले में उसकी सांस अटक गई। पर अपने अटके हुए सांस को खींचकर उसने कहा, यहाँ शहरों सा कोई इंतजाम नहीं। मैं हर तरह से उस लड़की से अच्छी हूँ जो 20 रुपए रोज लेकर। अलका। जी। तुम्हें क्या हो गया अलका? तुम एक शरीफ लड़की हो, शरीफ माँ बाप की बेटी हो। इसमें शराफत का ख्याल कहाँ से आ गया? रुपया लेकर जिस्म देना शराफत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह शराफत नहीं है। फिर इस हिसाब से रुपए देकर जिस्म को लेना शराफत है? कुमार चुप हो गया। अलका फिर बोली, अगर आप अपने लिए शराफत को कोई ज़रूरी चीज़ नहीं समझते तो मेरे लिए क्यों ज़रूरी समझते हैं? मेरी बात और है अलका। सिर्फ यही कि मर्दों के लिए वह चीज़ भी शराफत होती है जो औरतों के लिए नहीं होती। ये बात नहीं है अलका। फिर मैं कभी किसी एक चीज़ के साथ अपने आप को नहीं जोड़ता, इसलिए मेरी कीमतों का असर सिर्फ मुझ पर पड़ेगा। पर कल तुम्हारा विवाह होना है। तुम्हारा वास्ता सिर्फ तुमसे नहीं होगा, किसी दूसरे से भी होगा। उसकी कीमतें वो नहीं होंगी जो मेरी और तुम्हारी कीमतें हो सकती हैं। इसका जवाब मैं इस समय सिर्फ इतना ही दूंगी, मेरी जैसी लड़की सिर्फ अपनी कीमतों को ही स्वीकार कर सकती है, किसी और की कीमतों को नहीं। यह भी मान लेता हूँ, चाहे मैं जानता हूँ कि यह बात तुम्हारे बस की नहीं। तुम क्या किसी के भी बस की नहीं है। पर मेरी मुश्किल दूसरी है। मैं आपकी मुश्किल को जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती। जरूरत पड़ने पर आप सिर्फ उस औरत के पास जाना चाहते हैं जिस औरत का कोई चेहरा ना हो और जिस औरत का कोई नाम ना हो, क्योंकि चेहरे और नाम से पहचान तक बात आ जाती है और यह पहचान कभी मन में कोई संबंध जोड़ देती है। हाँ अलका, अ फुसलेस वुमेन, अ नेमलेस वुमेन। हाँ अलका, मैं अपने आप को फुसलेस भी बना सकती हूँ और नेमलेस भी। पर अलका क्यों? क्यों? इस क्यों का जवाब मैं नहीं दूंगी, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं। इसके कई जवाब हो सकते हैं। मसलन ये कि शायद मुझे रुपयों की ज़रूरत हो। ये जवाब गलत है। तुम मुझे काम सीखने का 100 रुपये देती हो, 100 रुपये महीना कम नहीं। फिर तुम अपने रहने का, पहनने का, खाने का खर्चा भी खुले हाथों करती हो। तुम्हारे पिता अमीर हैं। फिर हो सकता है कि मेरी जिस्मानी ज़रूरत हो। ये जवाब भी गलत है। क्यों? मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं, पर मेरा दिल कहता है कि ये जवाब गलत है। तुम खुद ही बताओ कि क्या ये गलत नहीं? हाँ, ये जवाब गलत है। फिर मैंने कहा था कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, इसलिए चुप हूँ। पर मैं इसका जवाब जानना चाहता हूँ। आप नहीं समझेंगे। मैं बता भी दूँ तो आप नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सी बातों पर हमारे नुक्ता नज़र आते हैं। आपने खुद ही कहा था कि हमारे नुक्ता नज़र आपसे कभी नहीं मिल सकते। मैंने कहा था, पर मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा नुक्ता नज़र समझ सकूँ। समझ कर भी शायद मान न सकूँ, पर समझने की कोशिश ज़रूर करूँगा। समझाने और मानने में मेरा कोई विश्वास नहीं। फिर समय खुद समझ लेगा, मना भी लेगा। किसे? मुझे या तुम्हें? इसे भी समय के फलसफे पर रहने दीजिए। अलका के कहने पर जब कुमार ने सब कुछ समय के फलसफे पर छोड़ दिया तो अलका को 200 रुपये लौटाते हुए कुमार बोला, ये रुपए ले लो, अभी मुझे नहीं चाहिए। और चाबी? कुमार हंस पड़ा, चाबी भी ले लो, सूटकेस खोल दो, मैं शहर नहीं जा रहा। और शहर जाकर जो काम करने वाले थे? मुझे कोई काम नहीं। वो 20 रुपये रोज का काम? कोई ज़रूरी नहीं। डर की बात को बोलकर निडर होने का तजुर्बा कुमार ने किया था। उसी तजुर्बे के जोर को आजमाने के लिए कुमार ने कुछ देर बाद अलका से कहा, अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुमसे कह दूंगा। अच्छा, तुम मेरे लिए उस औरत की तरह होगी जिसका कोई नाम नहीं होगा, या उसका कोई नाम भी हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा दर्जा है। क्या मतलब? खुदा का भी कोई नाम नहीं होता और उसका कोई भी नाम हो सकता है।
छोटी बातों को खुदा से मिला दें, ये तो बड़ी नहीं हो सकती। कोई बातें ऐसी भी होती हैं जो छोटी होने या बड़ी होने से बेनियाज होती हैं। जिस चीज़ की कीमत 20 रुपये से चुकाई जा सकती हो, वह बात हमेशा छोटी ही रहेगी, बड़ी नहीं हो सकती। कुमार की पसलियों में आग की एक लपट सी दौड़ गई। उसने अलका को अपनी दोनों बाहों में कसकर उसके होठों से एक लंबा घूंट इस तरह भरा जैसे वह दो होठों से उसकी सारी जान पी जाना चाहता हो। आग की लपट की तरह कुमार के जिस्म में कुछ सुलगा, और जिस समय कुमार ने अलका के अंग प्रत्यंग को अपने से लगा लिया, तो उसे लगा कि उसने अलका को अपने जिस्म से नहीं, आग की लपट से लपेट लिया। वह अलका को तोड़ देने की जिद थी। कुमार जब अलका से अलग होकर एक तरफ खड़ा हो गया, तो अलका ने अपने जिस्म से ढलते हुए कपड़ों को खींचकर एक सलवटी चादर की तरह अपने पर ओढ़ लिया और कुमार से कहा, मेरे रुपए। कुमार ने पैंट की जेब से 20 रुपए निकाले और अलका ने हाथ बढ़ाकर रुपए ले लिए। सिर्फ 20 रुपए? कुमार हंस पड़ा, पर उसकी हंसी जाने कैसी थी। वह खुद ही अपनी हंसी से डरकर दीवार की ओर देखने लगा। सोने का कलश चढ़ाकर भी कोई ईश्वर को नहीं खरीद सकता, पर कोई पूजा का एक फूल चढ़ाकर भी ईश्वर को खरीद लेता है, अलका ने कहा, और एक एक करके कपड़े पहनने लगी। क्या मतलब? कुछ नहीं। इस तरह 20 रुपए कमाने वाली औरत को क्या कहा जा सकता है? औरत? अलका, मैं एक वेश्या बनने का दावा भी उसी आसानी से कर सकती हूँ जिस आसानी से बीबी बनने का। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ सकता अलका, पर मैं आपको समझ सकती हूँ। कमरे की दोनों बत्तियां बुझी हुई थीं। खिड़कियों पर नीली और काली धारियों वाले मोटे पर्दे लटक रहे थे, पर बाहर से सूरज की रोशनी पर्दों की झिलमिली से छनकर कमरे की दीवारों पर और फर्श पर बिखर रही थी, और रोशनी से भीगे हुए फर्श पर पैर रखते हुए कुमार को लगा जैसे इस गीले फर्श से उसका पांव फिसल जाएगा।